हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले तो क्रिएटिविटी होता क्या है ये समझिए। हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग भी जाएंगे, लेकिन ऐसे अगर कॉमनली अगर इस वर्ड का आंसर देना हो क्रिएटिविटी का तो क्या होगा। तो देखिए, क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ नया। बस सिंपल याद रखिएगा, कुछ नया करना, यूनिक, वो होता है क्रिएटिविटी। तो जब हम किसी भी चीज़ के साथ जो है कुछ नया करते हैं, कुछ क्रिएटिव, कुछ अपने दिमाग को लगा कर कुछ अलग उसके साथ करने का ट्राई करते हैं या करते हैं, तो उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे टीचिंग में यानी कि हमारे एजुकेशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये एक तरह से हम बोलते हैं कि ये हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट्स में एक ये लक्षण या एक विशेषता जो है होनी चाहिए, या फिर अगर नहीं होती है तो हम उसको जो है अलग अलग मैथोलॉजी और अलग अलग जो है टीचिंग टेक्निक के थ्रू जो है ये डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स में। तो ये क्रिएटिविटी जो है एजुकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये स्टूडेंट्स में जो है हम डेवलप करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स में जो है हेरिडिटी के थ्रू ही होता है, इनबॉर्न होता है, और कुछ में डेवलप करना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम बुकीज लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। सृजनात्मकता अंग्रेजी भाषा के क्रिएटिविटी नामक शब्द का हिंदी रूपांतर है। तो सबसे पहले तो हम सृजनात्मकता की बात करें तो ये इंग्लिश में इसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है सृजन या रचना करने की योग्यता। एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग और टू डू समथिंग न्यू विथ समथिंग। तो उसमें का जो है रचना कीजिए, क्रिएट कीजिए, और ये एबिलिटी अगर आपके अंदर है तो इसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। यह सृजन किसी भी क्षेत्र, किसी भी प्रकार का हो सकता है, जबकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सृजनात्मकता का अभिप्राय व्यक्ति के उस गुण, योग्यता अथवा शक्ति से है जिसके द्वारा वो कुछ नवीन सृजन करता है। देखिए, जो मैं आपको बता रही थी, जो कॉमन लैंग्वेज में आपको बता रही थी कि जब हम किसी भी चीज़ के साथ कुछ नया करते हैं, नया क्रिएट करते हैं, नया सृजन करते हैं, उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। वो एबिलिटी हमारे अंदर होती है तो उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। ठीक है, अब यही जो है आप लोग को बुकीज लैंग्वेज में दिया गया है। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो वैज्ञानिक जो आविष्कार करता है, नई कविता की जो रचना की जाती है, ये सब क्रिएटिविटी के अंतर्गत आती है। कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि मैम क्वेश्चन आंसर के साथ करवाइए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है सृजनात्मकता जो है, ये अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पूछ दे कि सृजनात्मकता किसे कहते हैं, या इससे आप क्या समझते हैं, या फिर सृजनात्मकता लिख करके छोड़ दे जिसमें आपको नोट्स लिखना रहे। तो ये अलग तरीके से क्वेश्चन हर एक टॉपिक को जो है हम 10 से 15 तरह से जो है उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ क्वेश्चन। वो जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर अगर आपको लिख कर देती हूँ कि सृजनात्मकता किसे कहते हैं, तो क्या वह किसे कहते हैं अगर एग्जाम में नहीं आता है, मुझे नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स इसमें बहुत ब्रिलियंट है, मे बी कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अगर किसे कहते हैं अगर पूछ रहा है और एग्जाम में अगर ये पूछ दे कि सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं या सृजनात्मकता की व्याख्या करें, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहती हूँ। आप जो है 10th के या 8th के या 7th के स्टूडेंट नहीं हो कि आपको मैं क्वेश्चन आंसर लर्न करवाऊँ। यहाँ पे एक टॉपिक हम जो है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर वहाँ पे देता है, थोड़ा सा हट कर दे या ट्विस्ट करके दे, तो आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको जो है जज कर पाओ कि अच्छा ये क्वेश्चन आया है तो ये जो है इस टॉपिक से पूछा गया, उसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ। तो ये आप अपने दिमाग में ध्यान से रखिए। क्वेश्चन आंसर नहीं करवाया जा रहा है, यहाँ पे टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है जिसको आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। और जहाँ तक बात है कि आप ये बोलते हो कि बुकीज लैंग्वेज को एक्सप्लेन ना कीजिए, तो भाई आपको बुकीज लैंग्वेज को ही पढ़ना है। आपको आपके ऊपर है कि आप उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करो।
अगर मैं अपने लैंग्वेज में आपको दे देती हूँ जो कि इजी होगा, तो आपको ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स कैसे समझ में आएगा। और एग्ज़ाम में यही डिफ़िकल्ट वर्ड रहा तो फिर तो आप इजी वर्ड जो है वो ढूंढते रह जाओगे ना। थोड़ा सा अपना भी सेंस लगाइए कोई भी क्वेश्चन करने से पहले। अगर आपको इस तरह से करवाया जा रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। अदरवाइज़ मेरे पास नोट्स रेडी रहता है, मैं चाहूँ तो नोट्स से, जहाँ पे ये हम इतने डिटेल में जा रहे हैं, 4 से 5 क्लास में आपका ये एक बुक जो है ख़त्म कर सकती हूँ। मेरा नोट्स इस तरह का रेडी है, लेकिन उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा फिर, क्योंकि ये अगर आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये जहाँ पे जैसे अभिप्राय लिख दिया है, यहाँ पे सृजनात्मकता को मैं यहाँ पे रचना करके क्रिएटिविटी करके कर दूँ। यहाँ पे योग्यता लिखा हुआ है, इसको मैं अलग वर्ड दे दूँ, जो इजी वर्ड जो हमारा कॉमन बोलचाल की भाषा का वर्ड है वो मैं अगर दे दूँगी, तो आप इन सारे वर्ड्स का मीनिंग कैसे समझोगे। तो प्लीज़ अपना दिमाग खोलिए और सीखने का ट्राई कीजिए। इसमें जो है फ्लॉज ना निकालिए, एक्सेप्ट आपको इसी तरह से करना होगा। चलिए अब इसको हम और आगे डील करेंगे। यहाँ तक हमने ये समझा कि क्रिएटिविटी एक्चुअली में क्या होती है, क्रिएटिव क्या होता है, किसी भी चीज़ के साथ कुछ नया करना, नवीन सृजन करना, वो क्रिएटिव के अंतर्गत आता है, सृजन तक आता है। और जो हमारा ये ता लग जाता है ये आपका हो जाता है एडजेक्टिव। इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, यानी कि इस काम को करने वाला विशेषता बताया जा रहा है, तो ये क्रिएटिविटी हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति परंपरा से हटकर जो हो चुका है उससे अलग कोई नवीन कार्य करता है, उसे सृजनात्मकता कहा जाता है। ठीक है, कुछ अलग यूनिक काम, जैसे हम यूनिक लैंग्वेज अपने कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं यूनिक, नया, कुछ ऐसा कार्य करता है किसी चीज़ के साथ, तो वो क्रिएटिविटी कहलाता है। चलिए अब इसकी परिभाषा हम देखेंगे कि किस तरह से जो है फिलोसफर्स ने डेफिनेशन दी है इसकी। तो सबसे पहला डेफिनेशन देखेंगे क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग जो है क्रिएटिविटी मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे बस एक ही वर्ड जो है क्रो एंड क्रो के लिए याद रखना है, मानसिक प्रक्रिया। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस। इन्होंने इसको मेंटल प्रोसेस बताया है, मौलिक परिणामों का को अभिव्यक्त करने का जो है मेंटल प्रोसेस बताया। ठीक है, ड्रेवर ने क्या बोला है, ड्रेवर के अकॉर्डिंग है क्रिएटिविटी मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद होती है, कुछ नया करना, न्यू क्रिएट करना जो है वो क्रिएटिविटी के तहत आता है। ठीक है, ड्रेव हॉल ने क्या कहा है, ड्रेव हॉल के अकॉर्डिंग सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। तो क्रिएटिविटी एक जो है ह्यूमन एबिलिटी है, मानवीय योग्यता मतलब ह्यूमन एबिलिटी है, जिसके द्वारा बाय दैट वो जो है नया रचना, न्यू जो है बोल सकते हैं क्रिएशन या नए विचारों का क्रिएशन जो है प्रस्तुत करता है। ये ड्रेव हॉल ने बोला है। स्टेगनर एंड कॉर्वॉक्सी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सृजनात्मकता में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नवीन वस्तु का उत्पादन निहित है। तो क्रिएटिविटी में जो है पूर्ण बोलिए, पूरी तरीके से या आधे रूप से जो है नया चीज होना ही चाहिए। नवीन वस्तु का उत्पादन या नए चीज का, चाहे नया ज्ञान हो, नई वस्तु हो, वो उसका उत्पादन होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को 1 2 3 4 मिला है। स्टेन का यहाँ एक और है, 5 डेफिनेशन है। ये क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग में आएगा, क्रिएटिविटी क्वेश्चन आता है। तो इसको आप VVI करके, VVI वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है बट यस इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये हाँ एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये स्टेटमेंट को प्लीज़ चेंज मत कीजिएगा। अभी जब मुझे जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं, मैं BEd की कॉपी जो है चेक करने के लिए यहाँ पे कुछ इंटरनल एग्ज़ाम लिए गए थे। जिस यूनिवर्सिटी में मैं अभी पढ़ा रही हूँ उसके मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर जो है कुछ इंटरनल एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसको कॉपी चेक करने के लिए, करेक्शन करने के लिए जब हमें बुलाया गया है तो हमें कुछ एक नया इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। उसमें एक और चीज़ बोला गया है कि जो हमारे फिलोसफर्स हैं, जितने भी फिलोसफर्स हैं, हर एक चीज़ में अलग अलग है,
तो उनके जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को बच्चा कैसे लिख रहा है या कितना समझ रहा है उसको आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ स्टेटमेंट को आप चेंज ही मत कीजिए, क्योंकि इसमें एक वर्ड इधर या उधर हो जाए, क्योंकि देखिए ये फिलोसफर्स हैं, ये सब अपना स्टेटमेंट बनाए हैं तो कुछ सोच समझ कर बनाए हैं। एक भी वर्ड इधर से उधर कीजिएगा तो उसका मीनिंग अलग निकल जाएगा, और अलग मीनिंग हो जाएगा तो फिर आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेगा। ये क्लियरली हमें अभी इंस्ट्रक्शंस ये दिया गया है, ठीक है। तो स्टेन का यहाँ पर है, इसमें से 1 2 3 4 5 हो गए, 4 कोई लिख लीजिएगा, 4 सफिशिएंट होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए, 4 फिलोसफर का। तो अब हम बोल सकते हैं कि क्रिएटिविटी वह एबिलिटी है जो मनुष्य को किसी समस्या का बौद्धिकता पूर्वक निराकरण करने या खोजने के लिए नवीन विधि से सोचने तथा विचार करने में सक्षम बनाती है। अब इन शॉर्ट, जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि आप लोग कंक्लूजन दिया कीजिए, तो जहाँ पे ये अतः लिखा हुआ है इसको आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कंक्लूजन, या फिर आप हिंदी में निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष। तो इसमें आप बोल सकते हो कि सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी एक तरह की एबिलिटी है। क्या है ये? एक तरह की एबिलिटी है जो इंसान को, मनुष्य को जो है अपने प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, प्रॉब्लम से हमें जो लड़ना है उसके लिए हमें दिमागी तौर पे बौद्धिकता पूर्वक होता है, यानी मेंटल, मानसिक तौर पे जो है उसकी समस्याओं को खोजने की विधि बताता है और उसमें हमें सक्षम बनाता है, हमें एबल बनाता है, ठीक है। ये है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। अब हम देखेंगे कि सृजनात्मक बच्चों की विशेषता, ऐसे क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं, इन लोगों की क्या विशेषता होती है। सबसे पहला है एक ही समय में बहुत से विचारों को सम्मुख रखने की योग्यता। मतलब कि हम अपने दिमाग में, जाहिर सी बात है, बहुत सारे विचार, बहुत सारे थॉट हमारे दिमाग में रहते हैं, लेकिन एक ही टाइम में सारे विचार आपके दिमाग में जो है क्या बोलते हैं उसको, जागृत रहें। मतलब कि आप सभी विचार जो है आपके फोकस में रहें। ऐसा होता है हमारे दिमाग में ना कि एक विचार अगर आया तो दूसरा विचार या तीसरा थॉट जो है ब्लर हो जाता है, ब्लरी हो जाता है हमारे दिमाग में। लेकिन क्रिएटिव चिल्ड्रन की ये विशेषता है कि उनके दिमाग में सभी विचार, सभी थॉट जो है वो ब्लर नहीं, एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर रहते हैं, ताकि बच्चे जो भी चाहें वो अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। सृजनात्मक बच्चे बहुत से विचारों को अपने दृष्टिकोण के क्षेत्र में ले आते हैं। अब जैसे उनको जो भी बातें बोलनी है ना, किसी भी एक टॉपिक के बारे में उनको अगर अपनी बातें बोलनी है तो एक ही दृष्टिकोण से नहीं बोलेंगे, एक पर्सपेक्टिव से नहीं बोलेंगे। उनके पास बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, क्योंकि हर पर्सपेक्टिव का उनके पास विचार होता है, थॉट होता है, तो हर एक पर्सपेक्टिव को यूज करके जो है उन सारी बातों को रखते हैं। दूसरा है स्वतंत्र फैसला, इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट। क्रिएटिव चिल्ड्रन का ये होता है कि अपना डिसीजन, अपना जजमेंट लेने के लिए वो फ्री होते हैं और किसी के दबाव में या किसी के कहने पे फोर्सफुली अपना डिसीजन नहीं लेते हैं, ठीक है। तीसरा है जटिल घटनाओं के लिए प्राथमिकता, प्रेफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। अब क्या है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जो है छोटे होते हैं, कुछ जो है बहुत ही छोटे होते हैं, कुछ जो है बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आते हैं उसको जो है हम किस तरह से, और ये हमें सेलेक्ट करना नहीं, ये 3 प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है तो आपको तो खुद पता करना पड़ेगा कि भाई ये मेरा भी सबसे ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है और ये सबसे जो है इसको प्राथमिकता देना है, प्रायोरिटी देनी है और इसको सॉल्व करना है। तो हम जो है अपनी लाइफ में अपने घटनाओं को, अपने प्रॉब्लम्स को चुनते हैं और बोल सकते हैं कि उसमें ही ज़्यादा इंटरेस्ट हमें आता है। क्योंकि जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं उनको ये साधारण, ये छोटे मोटे समस्याएं या छोटी मोटी चीज़ें जो हैं उनको उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती है। जो जितना डिफ़िकल्ट होता है, जो जितना जटिल होता है, उतना ज़्यादा अट्रैक्ट किसको करते हैं, हमारे क्रिएटिव चिल्ड्रन के। इसके जस्ट अपोजिट अगर बोले तो साधारण जो बच्चे रहेंगे वो इस सारी समस्याओं को नहीं देखेंगे, वो इसको इग्नोर करेंगे, भाई ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, या तो मम्मी पापा के पास चलो या किसी के हेल्प ले लो। लेकिन जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं वो नहीं, वो सोचते हैं कि इसको पहले मैं ही सॉल्व करूं या मैं ही पहले इसको लूं। तो
तो ये चीज़ें जो है उनमें पाई जाती है। फिर होता है सेल्फ असर्टिवनेस, स्वाग्रह। ये क्या होता है? सृजनात्मक बच्चे अपने गुणों और त्रुटियों से भली भांति परिचित होते हैं, मतलब उन्हें पता रहता है कि उनमें क्या कमी है, उनका वीकनेस क्या है, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वो अपने आप को अच्छी तरीके से जानते हैं। 5th नंबर है विरोधी तत्वों के एकीकरण की योग्यता, एबिलिटी टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट। समाज में विभिन्न प्रकार के बच्चे रहते हैं, भिन्न भिन्न वातावरण है और अनगिनत जो है विचारधाराएं हैं। सृजनात्मक बच्चे अपनी योग्यता से इन विरोधी तत्वों को लड़ी में पिरोने की योग्यता रखते हैं। देखिए, जब आप कुछ अलग करते हो ना, क्रिएटिविटी का मतलब ही होता है कुछ अलग करना, राइट, कुछ नया करना। तो जब आप ऐसा करते हो तो आप खुद अपने रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करना। तो आप जब कुछ नया करने जाते हो तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसी बाधाएं, ऐसे बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ उत्पन्न करने वाले बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं और वो सारी जो है डिफ़िकल्टीज़ भी आ जाती है। तो जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं, अब इसकी वजह से, इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा नहीं कि अपने डिसीजन से पीछे हट जाए, इन सारे प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से जो है हैंडल करते हैं और उनकी एक एबिलिटी होती है इन सारे विरोधी तत्वों को हैंडल करने में। तो ये जो है क्रिएटिव चिल्ड्रन की विशेषता है। शक्ति का ऊंचा स्तर, हाई एनर्जी लेवल। सृजनात्मक बच्चों में शक्ति और विशेष रूप से सोचने की शक्ति उच्च कोटि की होती है। जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं, जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं, उनमें जो सोचने का, जो ये तो प्रूफ हुआ है, जो उनमें सोचने का लेवल होता है वो बहुत ही हाई होता है। वो एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से सोचते हैं और उसके बाद उसका जो है कंक्लूजन निकालते हैं। तो इनका लेवल, जो थिंकिंग लेवल होता है, वो काफ़ी हाई होता है। रुकावट का अभाव तथा कल्पना की स्वतंत्रता। सृजनात्मक बच्चों का चिंतन स्पष्ट तथा बाधा रहित होता है। सृजनात्मक बच्चे स्वतंत्र कल्पना के मालिक होते हैं। देखिए, इनमें इनका क्या है कि किसी भी तरह का ये जो सोच रहे, जैसे अभी हमने पढ़ा भी था, आगे हमारा एक पॉइंट भी था कि वो डिसीजन लेने में स्वतंत्र होते हैं, किसी के दबाव में नहीं लेते हैं कोई भी चीज़। तो वही चीज़ इनमें है कि कोई इनको रोक नहीं सकता, किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है इनको नहीं रोक सकती। इनका जो इमेजिनेशन लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है और वो फ्रीली जो है सब कुछ सोचते हैं और करते हैं। अभी ये देखिए, इनमें सृजनात्मक बालकों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। निर्णय करने की स्वतंत्रता, जो हमने वहां पे पढ़ा, चिंतन की स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, विश्वास, साहसिकता, कॉन्फिडेंट रहते हैं और किसी भी तरह का जो है डिफिकल्टीज लेने से पीछे नहीं हटते हैं। जिज्ञासा, क्यूरियस रहते हैं, हर चीज को जानने के लिए, हर चीज के पीछे का कारण जानने के लिए जिज्ञासा इनमें रहती है। विजनरी होता है, काल्पनिक होते हैं, इमेजिनरी पावर इनका बहुत ये हाई रहता है। अगर कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ले करके, मतलब एज्यूम करके भी उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जिम्मेदारी की भावना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके अंतर्गत, इनके अंदर। नैतिक हलों को स्वीकारने की अनिच्छा, अनविलिंग टू एक्सेप्ट रूटीन सॉल्यूशन। जो बोलते हैं ना, हम लोग डेली रूटीन फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ें इनको पसंद नहीं होती है। सृजनात्मक बच्चे आसानी से समस्याओं के नैतिक हल को स्वीकार नहीं करते, वे लकीर के फकीर नहीं होते। कार्यों में लीनता, बिकम प्री ऑक्यूपाइड विथ टास्क। सृजनात्मक बच्चे जब कार्य आरंभ करते हैं तो वे कार्य में पूर्ण रूप से लीन हो जाते हैं। चालू कार्य में वो अपनी समस्त मानसिक शक्तियां केंद्रित कर देते हैं। तो देखिए, जैसे क्रिएटिव बच्चे जो होते हैं, इनके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है, वो अपने काम को, जो भी काम करते हैं उसमें फुल्ली डेडिकेटेड होकर करते हैं, फुल्ली लीन होकर करते हैं, फोकस अपना नहीं हटाते हैं और पूरी तरीके से अपनी मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी उसमें लगाकर उसको कंप्लीट करते हैं। 9th नंबर है विचारों तथा क्रियाओं में मौलिकता। जो भी काम करते हैं वो ओरिजिनल होता है, किसी को कॉपी नहीं करते हैं। उच्च स्तरीय ध्यान तथा सतर्कता, हाँ ऑफकोर्स उनका जो लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है, लेकिन केयरफुल भी बहुत रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। समस्याओं के प्रति उच्च स्तरीय संवेदनशीलता, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं और बहुत ही केयरफुली जो उसको हैंडल करते हैं। दूरदर्शिता की अधिकता, यानी एबंडेंट जो है फोरसाइटेडनेस,
इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ अभी के आज के चीज़ों को देख करके डिसीजन नहीं लेते हैं। कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो उसका जो है दूर तक सोचते हैं कि ये चीज़ जो है कहाँ तक और कैसे जा सकती है। जटिलता, विषमता तथा स्वतंत्र विचारों को प्राथमिकता, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको पहले लेते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा भी ना कि जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं वही उनको अट्रैक्ट करती है, चाहे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो, डिफ़िकल्ट कोई काम हो, वो अट्रैक्ट करती है उनको। उनका जो है सोचने का जो तरीका होता है वो फ्री होता है, ओपन माइंड होता है। अभिव्यक्ति की धारा प्रवाहिता, फ्लुएंसी इन एक्सप्रेशन, जो भी उनकी जो सोचने की तरीका होता है या फिर अपने आप को जो रखने का तरीका होता है वो पूरी तरीके से फ्लुएंट होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। समृद्ध कल्पनाशीलता, जो उनका इमेजिनेशन पावर होता है फुल्ली, मैंने आपको बताया है ना कि अगर कोई प्रॉब्लम उनको सॉल्व करना रहता है तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन को लेकर के। देखिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब होता है, मान लीजिए ये समस्या आपके सामने आई है तो इसका अगर आप ये डिसीजन लेते हो तो क्या होगा, ये वो लोग सोच लेते हैं, वो इमेजिन कर लेते हैं कि अच्छा ये अगर हम डिसीजन लेते हैं तो यहाँ पर जाएगा, अगर ये डिसीजन लेते हैं तो यहाँ जाएगा। तो ये बोलता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी कि सोच करके, जो नहीं हुआ है उसके बारे में भी सोच करके डिसीजन लेना, तो वो ऐसा कर लेते हैं। संबंधों को पहचानने और निर्णय लेने की तीव्र योग्यता, विस्तार की तीव्र योग्यता, अधिगम के स्थानांतरण की तीव्र योग्यता, फिर है सौंदर्य बोध की समृद्ध पहचान तथा उच्च सौंदर्यात्मक मूल्य, अधिक प्रगतिशील, स्वायत्त, निर्भीक, साधन संपन्न, स्वाग्रही, आत्मनिर्भर, आत्मस्वीकृति, साहसी, नैसर्गिक, दायित्व, सजगता, सब कुछ वही पॉइंट है। यहाँ पे 15 पॉइंट्स तक आप लोग कीजिएगा, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। फिर भी अगर आप लोग मान लीजिए कि इधर से कोई पॉइंट भूल जाते हो तो ये सारे पॉइंट्स आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम एज अ टीचर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहला तरीका कि जो हमने अभी विशेषताएं पढ़ी, वो सारी विशेषताएं अगर हम किसी बच्चे में दिखती है तो फिर हमें समझ लेना होगा कि ये क्रिएटिव स्टूडेंट है या क्रिएटिव चिल्ड्रन है। तो यह व्यक्तिगत शिक्षा में सहायक है। देखिए, पहचान की आवश्यकता, निम्न कारणों से सृजनात्मक बच्चों की पहचान की, यहाँ पे पहले अति आवश्यक, ये क्यों जरूरी है कि आइडेंटिफाई करना ऐसे बच्चों के लिए। तो अगर ऐसे बच्चों को आप आइडेंटिफाई करते हो तो उसको पर्सनली उसको जो है कि किस तरह का एजुकेशन देना है, कैसी टीचिंग करनी है, ये हम समझ पाते हैं। तो यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जो सृजनात्मकता की आइडेंटिफिकेशन है उसकी क्या ज़रूरत है, किन कारणों से जो है ये आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। यह कक्षा में निदानात्मक प्रोग्राम यानी रेमेडियल प्रोग्राम्स के प्रबंध करने में सहायक है। जब हम इस तरह की जो है पहचान का जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें हम लोगों को बहुत सारे ऐसी समस्याएं, ऐसी चीज़ें हमें मिलती है जिसका जो है हमें उपचार या रेमेडियल जो है क्लास प्रोग्राम तैयार करना पड़ता है। यह मानवीय मन तथा व्यक्तित्व को समझने में सहायक है। ये किसी भी इंसान के मन या उसकी पर्सनालिटी को समझने में हेल्पफुल है। ये बोधात्मक तथा सौंदर्यात्मक विकास के निर्देशन में सहायक है। किसी भी बच्चे का मानसिक और उसका जो है शारीरिक या फिर उसका बोले फिजिक, उसका संवेगात्मक यानी इमोशनल सभी तरह का विकास करने में सहायक है। यह प्रोग्रामों, उत्पादों और प्रक्रियाओं के मूल्यांकन में सहायक है। यह भविष्य निर्देशनों की आवश्यकता पर बल देने में सहायक है। तो क्यों आवश्यक है, ये यहाँ पे है 6 पॉइंट्स है। अब हम देखेंगे कि इसकी विधियाँ क्या हैं, कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है हम सृजनात्मक बच्चों की पहचान कर सकते हैं। तो शैक्षिक, कलात्मक, मैकेनिकल एवं वैज्ञानिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में सृजनात्मक बच्चों की पहचान के लिए हम परीक्षणात्मक तथा अपरीक्षणात्मक यानी नॉन टेस्टिंग दोनों तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला तो है टेस्ट के द्वारा। कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं? देखिए, 2 तरह से जो है हम क्रिएटिव बच्चों को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला जो है टेस्टिंग के द्वारा, ठीक है, और दूसरा जो है हमारा नॉन टेस्टिंग के द्वारा। तो अभी हम पहले टेस्टिंग का देखेंगे। कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए गिलफोर्ड तथा मेरीफोल्ड के सृजनात्मक परीक्षण, ये जो नाम है
गिलफोर्ड और मैरीफोल्ड के जो है ये टेस्ट है। ये इसमें क्या है, धारा प्रवाहिता यानी फ्लुएंसी, हम ये चेक करेंगे कि बच्चों में जो है फ्लुएंसी है या नहीं। फिर देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी सोच में, उनकी बातों में, उनके जो है थॉट में ये फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता है कि नहीं, चेंज होता है या नहीं। फिर मौलिकता है या नहीं, जो वो चीज़ बोल रहे हैं वो ओरिजिनल है, उनका अपना है, जेन्युइन है या किसी का कॉपी करके वो बोल रहे हैं। फिर है समस्याओं के प्रति अति संवेदनशीलता, किसी भी प्रॉब्लम में उनको डालने पे वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम को लेकर के सेंसिटिव है या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पहले जो हमारी विशेषता है हम उसी में से चेक करते हैं कि ये सारी चीज़ें उनमें है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड और मैरीफोल्ड क्रिएटिव टेस्ट के द्वारा जो है हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं कि बच्चे में है या नहीं। सिमेंटिक विस्तार यानी कि जो उनका एलोबरेशन है, जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है वो किस तरह का है, डिटेल में करते हैं या ऊपर ऊपर करते हैं। फिर है पुनर्परिभाषा, रीडेफिनेशन, फिर हम ये चेक करेंगे कि उनका पुनर्परिभाषा यानी कि हर चीज़ को रिपीट करने का या फिर से उसको डिफाइन करने का उनका तरीका क्या है। तो ये 6 चीज़ें जो है हम ये चेक करते हैं कि बच्चों में है या नहीं, तब हम उनको जो है क्रिएटिविटी टेस्ट के अकॉर्डिंग जज करते हैं। दूसरा जो टेस्ट है टॉरेंस का सृजनात्मक चिंतन का मिनीसोटा परीक्षण। क्या है ये? मिनीसोटा टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। यह परीक्षण प्रवाहात्मकता यानी फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी तथा विस्तार यानी एलोबरेशन को निम्नलिखित उप परीक्षणों द्वारा मापता है। यानी सारी चीज़ों को देखिए, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि क्रिएटिव स्टूडेंट्स में इन्हीं चीज़ों को मापा जा रहा है। फ्लुएंसी को देखा जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी देखा जाता है, ओरिजिनलिटी देखा जाता है, एलोबरेशन देखा जा रहा है। यही सारी चीज़ें यहाँ पर जो है और भी है, लेकिन इसमें जो यही चीज़ों को देखा जाता है। आकृति पूर्ति परीक्षण, फिगर कॉम्प्लेशन टेस्ट, वृत्त परीक्षण टेस्ट, उत्पाद सुधार कार्य यानी असाधारण प्रयोग, अनयूजुअल यूजेस। देखिए ये मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा ये है क्या। अगर आपने रीजनिंग अगर किया हो तो उसमें आप देखोगे ना कि बहुत सारे पिक्चर दिए हुए रहते हैं, जैसे इसमें है इस तरह से है, दूसरा पिक्चर जो रहेगा इस तरह से रहेगा, ठीक है, तीसरा पिक्चर ऐसे रहेगा, फिर पूछेगा कि चौथे पिक्चर में कौन सा आएगा, ठीक है। तो ये आकृति पूर्ति परीक्षण हो जाता है। ये बच्चे का ये देखा जाता है ऑब्जर्वेशन और कितना जो है वो ऑब्जर्व करके बता सकता है ये चीज़ें। वृत्त परीक्षण भी कुछ सर्कल जो है इसी तरह से, कौन सा सर्कल है, कैसे है, सेमी सर्कल है, ये किस तरह से है, परिधि क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। तो ये सारे टेस्ट जो है लिए जाते हैं टॉरेंस का सृजनात्मक चिंतन में, लेकिन उसमें भी चेक यही चीज़ें की जाती है, फ्लुएंसी की जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी की जाती है, ओरिजिनलिटी की जाती है, एलोबरेशन किया जाता है। तीसरा जो है गेटजेल तथा जैक्सन द्वारा परीक्षण। अपनी खोज में उन्होंने 5 भिन्न सृजनात्मकता के मापों का प्रयोग किया है। पहला है शब्द साहचर्य परीक्षण यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये क्या है? परीक्षार्थियों को अधिक से अधिक परिभाषाएं देने और उन्हें विभिन्न समूहों में रखने के लिए कहा जाता है। ये तो थोड़ा सा नया है गेटजेल एंड जैक्सन का, जो कि इस तरह से किया जाता है, किसी भी चीज़ को जो है अलग अलग तरीके से परिभाषा देना, उनको अलग अलग कैटेगरी में रखना। दूसरा है वस्तु परीक्षणों के उपयोग। विद्यार्थी को एक साधारण वस्तु के जितने उपयोग वह दे सकता है देने के लिए कहा जाता है। मतलब कोई भी एक चीज़ दे दी जाती है, उससे पूछा जाता है कि इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। छिपी आकृति परीक्षण, जो मैंने अभी आपको बताया, हिडन शेप्स टेस्ट, जो कि शेप को लेकर के रहता है। 3 विभिन्न अंत, 3 डिफरेंट एंडिंग्स। इसमें विद्यार्थी से कहा जाता है कि वो अधूरी 3 लोक कथाओं के 3 विभिन्न अंत सुझाए, यानी कि उसका जो है एंडिंग पॉइंट है, जो क्लाइमेक्स बोलते हैं वो बताए। तो उसमें क्रिएटिविटी की तो जरूरत पड़ेगी ना, ये काफ़ी अच्छा है। समस्याओं की पूर्ति, मेकअप प्रॉब्लम्स। एक पूर्ण पैराग्राफ में दी गई सूचना के आधार पर विद्यार्थियों से कहा जाता है कि वो जितनी गणितीय समस्याओं की पूर्ति कर सकता है करे। तो इस तरह से जो है टेस्ट लिया जाता है तीसरे नंबर पे, ठीक है। ये अभी तक हमने जो है समझा किसके बारे में, तीन तरह से ना टेस्टिंग के द्वारा। तो ये हुआ गिलफोर्ड था मैरीफील्ड के द्वारा। ये अलग से भी तो आने का चांस नहीं है, पूछ सकता है कि प्रयोग कैसे होते हैं,
ये परीक्षण कैसे होते हैं। दूसरा टॉरेंस का था, मिनीसोटा। तीसरा जो है गेटजेल का, जैक्सन का है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, मीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट मीन्स इंटरेस्टिंग लग रहा है। सृजनात्मकता के भारतीय परीक्षण, इंडियन टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी क्या है? तो पहला है पासी की सृजनात्मक परीक्षणों की माला, 1972 में ये हुआ था। यह माला शाब्दिक यानी वर्बल तथा अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल दोनों परीक्षणों का प्रयोग करती है, जैसा कि देखने की समस्या, किसी भी चीज को, असाधारण उपयोगों के परीक्षण, परिणाम परीक्षण, जिज्ञासुता का परीक्षण, वर्ग पहेली परीक्षण तथा सृजनात्मकता का ब्लॉक परीक्षण। यह विविध क्षेत्रों में 15 भिन्न अंक देती है, जैसा कि प्रवाहिता, लोचशीलता, मौलिकता, जो चीजें थी, प्रवाहिता यानी कि फ्लुएंसी, लोचशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी, फिर ये ओरिजिनलिटी, इन्हीं सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, लेकिन टेस्ट करने का तरीका अलग है। पासी के सृजनात्मक परीक्षणों की माला को पंजाब की जनसंख्या के लिए मानकीकृत किया गया है। इसे विभिन्न क्षेत्रों में सृजनात्मक प्रतिभा की पहचान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको किसी भी चीज को देखने का किस तरह का आपका नजरिया है, तो आपके नजरिए को चेक। दूसरा जो है असाधारण उपयोगों के परीक्षण, कोई भी चीज का जो है कैसे अनयूजुअल यूज किया जा सकता है वो। परिणाम, जो रिजल्ट आता है उसका टेस्ट। फिर है कि उस इंसान में जो है क्या, कितना वो क्यूरियस है, कितना वो जान सकता है, कितना वो जिज्ञासु है, किसी भी चीज को जानने के लिए वो क्या क्या कर सकता है। फिर उसके बाद चौथा आपका है, पांचवा है वर्ग पहेली, पहेली दिया जाता है, वर्ग पहेली रहता है वो। 6 नंबर है सृजनात्मक ब्लॉक परीक्षण, ब्लॉक रहता है, जिस तरह से वो मैंने आपको पिक्चर वाला बताया वैसे वो ब्लॉक करके रहता है, इस तरह से बनाया हुआ रहेगा। पूछा जाएगा कितना ब्लॉक है, या ट्राइंगल भी पूछा जाता है, स्क्वायर पूछा जाता है कि कितने हैं, तो उस तरह से। अब हम देखेंगे बाकर मेहंदी का सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक तथा अशाब्दिक परीक्षण। ये बाकर मेहंदी का है, ये 1973 में स्टार्ट हुआ। शाब्दिक रूप उपयोग करता है। क्या होगा परीक्षण? परीक्षण क्या होगा? वस्तुओं के नए उपयोग, किसी भी चीज का किस तरह से नए तरीके से उसका उपयोग हो सकता है। नए संबंधों के परीक्षण, रुचि की चीजों का सृजन। अशाब्दिक परीक्षण में क्या होता है? चित्र निर्माण, आपको चित्र बनाने दिया जाएगा। चित्र पूर्ति, कुछ चित्र बना रहेगा, वो हाफ रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा, आपको कंप्लीट करने के लिए दिया जाएगा। ज्यामितियां, आकृति, जो ट्राइंगल जो था, या फिर कोई और भी शेप्स जो आपको दिया जाएगा, वो आपको ये बनाना होगा, पहचानना होगा, कितने हैं ये भी पहचानना होगा। तो ये होता है बाकर मेहंदी। ये हो गए टेस्टिंग के थ्रू, ठीक है, टेस्टिंग के थ्रू इतने हुए। अब देखेंगे बिना टेस्ट के, बाय यूजिंग नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स। बिना टेस्ट के जो है हम कैसे बच्चे सृजनात्मक हैं या नहीं, क्रिएटिव हैं या नहीं, ये पता करें। तो इसके लिए बच्चे में सृजनात्मक पहलू का मूल्यांकन बिना परीक्षण तकनीकों के द्वारा कैसे होगा? अवलोकन, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। किस मेथड से? बच्चों को आप ऑब्जर्व कीजिए तो आपको खुद ही आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। स्थिति तकनीक, सिचुएशनल टेक्निक्स। मूल्य निर्धारण स्केल यानी रेटिंग स्केल, आप खुद रेट करेंगे उनको। चेकलिस्ट, जांच सूची। रुझान परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। दृष्टिकोण स्केल, एटीट्यूड स्केल्स, किस चीज को किस तरह से देखने का तरीका है वही। रुचि प्रश्नावली यानी कि इंटरेस्ट इन्वेंटरीज। व्यक्तित्व प्रश्नावली यानी पर्सनालिटी इन्वेंटरीज। मूल्य अनुसूची यानी वैल्यू स्केड्यूल। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। और फिर परियोजनात्मक तकनीक यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, किसी तरह का प्रोजेक्ट दे करके। तो इन 10 तरीके से 11 तरीकों से जो है बिना टेस्ट के भी आप पता कर सकते हो कि बच्चे जो है सृजनात्मक हैं या नहीं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्रिएटिविटी और एजुकेशन का क्या रिलेशन है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग करने से ही पहले बताया कि किस तरह से जो क्रिएटिविटी हमारे एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आइए हम इसको में समझते हैं। सृजनात्मकता का शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में विविध उपयोग है। कैसे? शिक्षा द्वारा सृजनात्मकता की क्षमता का विकास होता है। क्रिएटिविटी के थ्रू जो है, क्रिएटिविटी के थ्रू ही हमारे बोल सकते हो कि बहुत सारे क्रिएटिव बोल रही हूँ, एजुकेशन के थ्रू जो है हमारे बहुत सारी जो एबिलिटी है, जो क्रिएटिव एबिलिटी है उसका डेवलपमेंट होता है। हर किसी के अंदर बहुत सारी जो है खूबियाँ होती हैं, बहुत सारे क्वालिटीज़ होते हैं, लेकिन
ऐसा भी होता है कि वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो हम एजुकेशन के थ्रू जो है बाहर निकालते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था, कुछ लोगों में जो है क्रिएटिविटी बाय बर्थ होता है, इनबॉर्न होता है, कुछ लोगों में जो है डेवलप करना पड़ता है, विकास करना पड़ता है, लेकिन हो सकता है वो एकदम, तो वो शिक्षा के द्वारा होता है, वो एजुकेशन के द्वारा होता है। एवं सृजनात्मकता की शिक्षा बालकों को प्रदान करके उनके जीवन को सफल बनाया जा सकता है। प्रत्येक बालक में सृजनात्मकता पाई जाती है, किसी में कम और किसी में ज्यादा। इस प्रकार शिक्षा एवं सृजनात्मकता में घनिष्ठ संबंध है। अब इसमें टीचर का क्या रोल हो जाएगा? टीचर का रोल होगा क्या इसमें? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि जो भी आप रूल बनाइए, जो भी सिस्टम बनाइए एजुकेशन का, कितना भी अच्छे से अच्छा सिस्टम लेकर आ जाइए, टीचर को ही इम्प्लीमेंट करना है। अगर टीचर ही सही नहीं निकला तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है बिल्कुल सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो टीचर का रोल तो हम सब जानते ही हैं। कक्षा में शिक्षक छात्र को जो कुछ भी अध्ययन कराए उसमें समस्या के स्तरों की पहचान का शिक्षण अनिवार्य रूप से होना चाहिए। छात्र यह अवश्य जाने कि समस्या का स्तर क्या है। स्टैनली का कथन है कि समस्या समाधान की योग्यता दो पदों पर निर्भर है, एक व्यक्ति की सीखने की या अधिगम पाने की बुद्धिवादी क्षमता और बुद्धि, और दूसरा है कि उक्त व्यक्ति ने क्षमता के भीतर अधिगम पा लिया है। देखिए, क्लासरूम में क्रिएटिविटी अगर बच्चों में लानी है तो लाएगा कौन? टीचर लाएगा। तो क्लासरूम में टीचर्स जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, चाहे जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसमें जो भी, अगर मान लीजिए किसी समस्या के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं, तो वो जब तक ये ना बताएंगे कि इस प्रॉब्लम का जो है लेवल क्या है, इस प्रॉब्लम को जो है आप कैसे हैंडल कर सकते हो, और या फिर आपका क्या सोच हो सकता है, बच्चे से पूछे ना, उनके विचारों को टटोले ना, उनके विचारों को रखने का मौका ना दे, तब तक बच्चों में ये डेवलपमेंट नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए जो है टीचर इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जो भी टीचिंग हो रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम बच्चों में आ रही है जो नहीं समझ पा रहे, या फिर वो समझ रहे हैं लेकिन उसको सामने नहीं रख पा रहे हैं, तो ये सब फाइंड आउट करने का काम टीचर का है। और जब तक टीचर जो है स्टूडेंट्स को फ्रीली बोलने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, फ्रीली उनके बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक ये सृजनात्मकता पॉसिबल नहीं है। विद्यार्थियों में चिंतन की जांच की विधि की कुशलता में वृद्धि की जाए। जो बच्चों का थॉट प्रोसेस है वो ठीक है, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, लेकिन वो पहले हम जांचें तो सही कि भाई किस में कितना है, और जिसमें जितना है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है टीचिंग प्रोवाइड की जाए, ताकि उसके अंदर से वो निकले या फिर उसमें वृद्धि हो, डेवलपमेंट हो। सृजनात्मक शिक्षण के लिए समस्या निराकरण के संदर्भ में तथ्यों का अधिगम कराया जाए। इससे क्या किया गया, क्या किया जाना चाहिए आदि प्रश्नों के सहयोग से आगे बढ़ा जा सकता है। अब क्रिएटिविटी निकालने के लिए, क्रिएटिव टीचिंग के लिए बच्चों को जो है समस्या में आप खुद डालिए और उस समस्या का जो है निराकरण वो खुद से करें, उसको सॉल्व वो खुद से करें, और वो जो कर रहे हैं कितना सही है, या उन्होंने जो किया वो कितना सही है, या फिर क्या उनको करना चाहिए, ये सभी चीज़ों का उनको ज्ञान दे ताकि उनकी क्रिएटिविटी खुले। शिक्षक का कर्तव्य है कि वो विद्यार्थियों में सही मूल्यांकन करने की आदत एवं प्रवृत्ति का विकास करे। यह सृजन की क्षमता में वृद्धि करता है। टीचर्स की ये ड्यूटी होती है कि बच्चों में, स्टूडेंट्स में जो है सही मूल्यांकन, एग्जैक्टली जो करेक्ट इवेल्युएशन होता है वो खुद भी करें और उनको करने की आदत डालें। वो खुद से जो है, बच्चे जो हैं अपने आप से जो है अवेयर हो कि हाँ मेरे में ये कमी है, मैंने ये क्या। अब ऐसा नहीं कि आपको जो है 5 मार्क्स आना चाहिए, लेकिन टीचर तो आपको खुश करने के लिए भाई 10 आउट ऑफ 10 दे दिया कि हाँ 10 नंबर, तो आप खुश हो जाओगे। नहीं, आपको में बच्चों में ये चीज़ें हमें डेवलप करनी है कि जब वो 5 डिजर्व करता है तो वो खुद बोले कि हाँ नहीं सर, नहीं मैम, ये मेरे पास जो है 5 ही आना चाहिए, मेरे में ये मिस्टेक है, ये कमी है, ये गलती है। तो ये चीज़ों का जो है डेवलपमेंट बच्चों में करवाना चाहिए। ये क्रिएटिविटी को आगे जो है बढ़ाता है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता शिक्षण के लिए मौलिकता की उद्भावना को विकसित करने के लिए प्रदान करनी चाहिए। जो क्रिएटिविटी है बच्चों में ओरिजिनलिटी को जो है वो उत्पन्न करे।
जैसे कि हमने अभी देखा कि क्रिएटिविटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ओरिजिनलिटी, किसी को कॉपी ना किया जाए। तो बच्चे जो हैं ऐसा नहीं हो कि जिसका अच्छा हो रहा है या तारीफ जिसकी हो रही है उसी को कॉपी करें, ये चीज़ बच्चों में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उनको आपको ये सजेस्ट करना, ये टीचर की ये ड्यूटी होती है कि उसको सजेस्ट करें कि ओरिजिनल रहो, जो तुम्हें समझ में आ रहा है, जो तुम्हें लग रहा है वो चीज़ें बताओ। तो ओरिजिनलिटी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करना। तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं, ये अंत में जो लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, कंक्लूजन या निष्कर्ष। निष्कर्ष जरूर देंगे हम, याद रखिएगा। निष्कर्ष वाला टॉपिक मैं हर जगह लेकर आ रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इसका इम्पोर्टेंस अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो लिख सकते हैं निष्कर्ष यहाँ पे दे करके 2 डॉट दे दीजिएगा और उसके बाद लिखिए अंत में यह कहा जा सकता है कि लचीला पाठ्यक्रम, विद्यार्थी परिषदों के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रशासन, अच्छी प्रकार से व्यवस्थित वैज्ञानिक रुचियां, मैगजीन, ड्रामे, वाद विवाद तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां, भ्रमण तथा सैर सपाटा आदि का प्रयोग लाभदायक विधि से किया जा सकता है। ये सारे जो है हमारे हैं, एक तरह से आप सोच सकते हो मैथोलॉजी है बच्चों में क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए, ताकि विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जा सके। शैक्षिक आयोजकों द्वारा परीक्षा की विधि तथा पाठ्यक्रम में अनेक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है, किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण एक सृजनात्मक अध्यापक है जो कि पढ़ाने में आनंद अनुभव करता है, पढ़ाते समय किसी पर एहसान नहीं करता। सबसे इम्पॉर्टेंट तो रियली में हमारा एक टीचर है जो कि हमें हर चीज़ से सेंटर वही है, सेंटर में जो हमें जो है हर तरफ से जोड़ता है, हमें हमारी क्रिएटिविटी से जोड़े, हमें हमारे पढ़ाई से जोड़े, हमें हमारे जो है सामाजिकता से जोड़े। हर चीज़ का डेवलपमेंट जो है टीचर के थ्रू होता है। तो टीचर जो है एक क्रिएटिव होना चाहिए, तभी वो गुण जो है, वो क्वालिटी जो है स्टूडेंट्स में डेवलप कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के क्लास क्रिएटिविटी से। क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर मिलूंगी, चल रहा है, हैव अ नाइस डे।